गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कमलेश कुमार स्टडी विद कमलेश में आपका स्वागत है। बहुत दिनों से ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप ज्योग्राफी की क्लास ले लो, तो मैं इसके लिए ज्योग्राफी क्लास लेने के लिए मैं आज से ज्योग्राफी क्लास स्टार्ट होगी। तो सभी स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था कि सर ज्योग्राफी के साथ साथ बाकी अन्य जो जीएस का जितने सारे हमारे सब्जेक्ट है वो भी सर कंप्लीट करवा दें तो बहुत अच्छी बात होगी। तो मैं अभी केडी कैंपस में पढ़ा रहा हूँ, तो आप जितने भी सारे चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का होगा, चाहे यूपीएससी के लिए आपको ये एग्जाम, ये जितने सारे मैं पढ़ाऊंगा अभी, वो सारे आपके लिए बहुत ही काम के लायक होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ज्योग्राफी को कैसे पढ़ा जा सकता है, क्या सिलेबस है उसका, और कैसे एसएससी के लिए या पीसीएस के लिए या पीएससी के लिए या फिर यूपीएससी के लिए किस तरह से हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। तो जीएस में हमारे सारे सब्जेक्ट है, तो ज्योग्राफी बताने से पहले मैं बताऊंगा कि उसका परिस्ट्रक्चर बताऊंगा कि कैसे हम लोग जीएस को सारे कंप्लीट करें। तो पहले हम लोग ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा ज्योग्राफी हो जाएगा। ज्योग्राफी पे हमारा सबसे पहले बेस होगा। जीएस को हम लोग ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी के बिना हम लोग बाकी कोई भी सब्जेक्ट को समझना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो पहले ज्योग्राफी होगा, फिर होगा हमारा दूसरा हमारा जो सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हमारा ये होगा कौन सा, हिस्ट्री। ये हमारा हिस्ट्री होगा, ये सेकंड सब्जेक्ट होगा। जब हम लोग ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ज्योग्राफी मतलब हो गया हमारा स्पेस हो गया, और ज्योग्राफी हिस्ट्री मतलब हमारा टाइम हो गया, टाइम एंड स्पेस। फिर हम लोग इन दोनों को पढ़ने के बाद हम लोग जो तीसरा सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे वो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा, ये जो तीसरा सब्जेक्ट है हमारा सोशियोलॉजी। ये हमारा तीसरा सब्जेक्ट होगा सोशियोलॉजी। और सोशियोलॉजी को पढ़ने के बाद हमारा जो अगला सब्जेक्ट होगा हमारा हो जाएगा कौन सा, इकोनॉमिक्स। ठीक है। फिर इकोनॉमिक्स को पढ़ने के बाद हमारा जो सबसे फाइनल होगा वो हमारा पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस। ये हमारा पॉलिटी होगा। ठीक है। ये हमारा ये स्ट्रक्चर होगा पढ़ने का। सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी का, क्योंकि जब बिना ज्योग्राफी का हम लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते हैं, और बिना ज्योग्राफी और हिस्ट्री हम लोग सोशियोलॉजी नहीं पढ़ सकते हैं, और सोशियोलॉजी को हम लोग सोशियोलॉजी और ये सारे एग्जाम के बाद इकोनॉमिक्स हो जाएगा, और इन तीनों का पॉलिटी हम लोग पढ़ना है। फिर पॉलिटी के ऊपर हम लोग क्या पढ़ना है, जैसे हो जाएगा इंटरनेशनल रिलेशन, या फिर हम लोग इसके ऊपर हो जाएगा कौन सा, इंटरनेशनल रिलेशन, ये अंतरराष्ट्रीय संबंध, ये हमारा हो जाएगा। सारा पार्ट इसमें आ जाएगा, पूरा यूपीएससी का जितना सिलेबस सारा कवर कर जाएगा इसमें, चाहे गुड गवर्नेंस हो या कोई भी सारे चीज इसमें कंप्लीट होगा। अब हमारा कौन सा पार्ट होगा अगला, ज्योग्राफी का मतलब हो गया हमारा क्या, यहाँ पे हमारा हो गया स्पेस, और हिस्ट्री का मतलब हो गया हमारा यहाँ पे टाइम। ठीक है। जैसे इंडिया का, वर्ल्ड का हिस्ट्री, ये इस पे टाइम हो गया। हिस्ट्री मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। मिडिवल हिस्ट्री, मिडिवल हो गया, मॉडर्न, एंशिएंट हिस्ट्री, ये तीनों को हम लोग को पढ़ना है। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है। आप पहले इसको स्क्रीनशॉट ले ले इसका, ठीक है ना, ताकि फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है। मैं 2 सेकंड के लिए समय दे रहा हूँ, हट जा रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप हो गया होगा। तो मैं सबसे पहले अब बताने जा रहा हूँ ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी से क्यों शुरू कर रहा हूँ उसका मैं कारण आपको पूरा पता चल जाएगा। मेरी पढ़ाई में 2-3 चीजें आप ध्यान रखेंगे। वो आपका पहला क्या चीज है, आपका सीक्वेंस। ठीक है ना, किस तरह सीक्वेंस बहुत मायने रखता है। बिना सीक्वेंस का आपको कभी याद ही नहीं रहेगा। सीक्वेंस के बिना बहुत ही चीज पढ़ना क्या होगा, हमारे लिए मुश्किल होगा। पहले हमारा आ जाएगा ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में जियो का मतलब होता है, जियो का मीन्स क्या होता है, हमारा अर्थ होता है।
और ग्राफी का मतलब होता है हमारा स्टडी होता है, ठीक है। तो इसका हम लोग एक सिंपल सा डेफिनेशन बन जाता है, स्टडी ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। ये क्लास 6 स्टैंडर्ड का डेफिनेशन है, आपको सारे एनसीईआरटी में मिलेंगे ये डेफिनेशन। और हिंदी वाले के लिए है भूमि, ये भूगोल, भू प्लस गोल, ठीक है। तो भूगोल हो गया, और अर्थ मतलब पृथ्वी हो गया, और स्टडी मतलब अध्ययन हो गया। तो इसकी परिभाषा हिंदी में क्या हो जाएगी? पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का अध्ययन भूगोल कहलाता है, ठीक है। ये सारी चीज हो गया। लेकिन ये डेफिनेशन हमारे लिए क्या है ना, ये डेफिनेशन ये कंप्लीट नहीं है। इसमें सिर्फ बोला अर्थ के बारे में स्टडी करना, लेकिन हम लोग ज्योग्राफी में हम लोग अर्थ के साथ साथ हम लोग इसमें हमारा सोलर सिस्टम भी आ जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारा अर्थ के अलावा हमें सोलर सिस्टम भी पढ़ना है, इसलिए हमारा ये डेफिनेशन क्या हो जाए, इनकम्प्लीट है। ये बच्चों के लिए, क्लास 6 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए सारे समझाने के लिए सही है, लेकिन हमको इसलिए सिलेबस नहीं पता चल रहा है इस डेफिनेशन से। तो हमको सिलेबस जानने के लिए, पूरा ब्रॉड मीनिंग जानने के लिए हमको इसका एक बड़ा डेफिनेशन जानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग आगे हमारा दूसरा वाला डेफिनेशन हम जानेंगे। आई होप ये आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। आप पहले नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं दूसरे वाले डेफिनेशन में आऊंगा, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लें, और दूसरा डेफिनेशन बता रहा हूं मैं, या स्क्रीनशॉट ले लें इसको, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं फिलहाल इसको। तो इसका दूसरा डेफिनेशन, द इंटर रिलेशनशिप between physical environment and cultural environment is called geography, ठीक है। ये पहला हमारा है। तो हमारा पहले देखना है क्या है, हिंदी में क्या है, भौतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण, पर्यावरण के बीच अंतर संबंध को भूगोल कहा जाता है, ठीक है। ये हमारा हिंदी वाला हो गया। अब लोग जानना इसमें हमारे, अब ये डेफिनेशन भी क्या होगा, ये डेफिनेशन समझना हम लोग के लिए हमारा 3 शब्द इंपॉर्टेंट हो गया। एक इंटर रिलेशनशिप, पहला क्या हो गया, इंटर रिलेशनशिप, दूसरा फिजिकल इन्वायरमेंट, और तीसरा हो गया हमारा कल्चरल इन्वायरमेंट हो गया। ये 3 शब्द है हमारे। तो पहला को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, भौतिक पर्यावरण, फिजिकल इन्वायरमेंट। ये भौतिक पर्यावरण होता क्या है, और दूसरा हमारा कौन सा है, कल्चरल इन्वायरमेंट, कल्चरल इन्वायरमेंट। ये शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं इसको। तो पहले आप समझना है भौतिक पर्यावरण क्या है। आपने पर्यावरण के बारे में सुना होगा, पर्यावरण क्या है, ठीक है। तो हमारे आसपास की बहुत सारी चीजें जिससे मिलके बना हुआ है, ठीक है ना। हमारे आसपास की चीजें, वो सारा हमारा क्या होता है, इन्वायरमेंट। तो पर्यावरण 2 शब्द से बना है, परि प्लस आवरण से। परि मतलब हमारे आसपास के चारों ओर, परिधि से आया है, और दूसरा क्या होगा, आवरण मतलब जिसे ढका हुआ है। तो हमारा पर्यावरण 2 ही चीज से मिला हुआ है, एक तो बायोटिक, दूसरा क्या हो गया, ये बायोटिक हो गया। तो बायोटिक में क्या होगा, सारे जीवित आ जाएंगे, लिविंग थिंग्स आ जाएंगे, और एबायोटिक में क्या हो जाएगा, हमारा नॉन लिविंग थिंग्स। तो जैविक और अजैविक चीजों से हमारा क्या है, पर्यावरण बना है। लेकिन हम लोग पढ़ना है क्या, भौतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण मतलब हो गया हमारा जितने भी नेचुरल चीजें हैं, ठीक है ना, प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त है, उसके बाद वो एनवायरमेंट पड़ता है, हम लोग पढ़ना है।
तो भौतिक पर्यावरण के अलावा दो पार्ट है हमारा, जिसे मालूम भौतिक पर्यावरण एक हो गया और दूसरा क्या हो गया इन्वायरमेंट का हमारा पार्ट, ठीक है ना, वो हमारा मैन मेड इन्वायरमेंट हो गया। जैसे घर हो गया हमारा, ये सारी चीजें हमारा घर हो गया, बिल्डिंग पूल, ये सारी चीजें हमारा मैन मेड इन्वायरमेंट का पार्ट आएगा। तो पहले पढ़ना हम लोग फिजिकल वाला। तो फिजिकल के हमारा 3 पार्ट है, फिजिकल इन्वायरमेंट के हमारा 3 पार्ट है। पहला लिथोस्फीयर, मतलब हो गया लिथोस्फीयर मतलब हमारा स्थल मंडल। स्थल मंडल के हमारे हम पहले देखना है। तो लिथोस्फीयर, लिथो मतलब हमारा क्या होता है, लिथो मतलब होता है रॉक्स, ठीक है, चट्टाने होती है। कहीं पे भी चट्टान होगा या सरफेस होगा वो हमारा क्या होगा, वो लिथोस्फीयर का पार्ट होगा। तो आपको पता होगा। तो लिथोस्फीयर आप मैप में भी देखे होंगे कभी। तो ये चीज है हमारे, आप धरती पे जमीन होगा, ठीक है ना, जैसे ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर क्या होगा, ये कहीं पे पहाड़ होगा, फिर मान लो ये कहीं पे समुद्र होगा, ये हमारा समुद्र होगा। तो ये पूरा हमारा क्या होगा, लिथोस्फीयर होगा। तो लिथोस्फीयर में कौन कौन सा पार्ट इंक्लूड है, हमारा क्या हो जाएगा लिथोस्फीयर में, माउंटेन्स होगा, ठीक है, पर्वत। फिर क्या होगा हमारा, फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा प्लेट्यूज, ठीक है, फिर होगा प्लेन्स, फिर नेक्स्ट क्या होगा हमारा डेजर्ट्स होगा। ये हमारे लिथोस्फीयर। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आएंगी जो इसमें शामिल होगा। तो ये मैंने कुछ चीजें बताई। लिथोस्फीयर का होगा स्थल मंडल का हमारा पहाड़, पठार, मैदान और रेगिस्तान। आप इसको हिंदी में भी नोट कर सकते हैं, ठीक है, जगह स्पेस की कमी है। दूसरा जो चीज है हमारे पास, दूसरा जो हमारा स्फीयर है वो कौन सा हो गया हमारा, हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मीन्स क्या होता है, वाटर होता है, और इसका मतलब क्या हो गया हमारा जल मंडल हो जाएगा। अब जल मंडल में हमारा कौन कौन सा है, कहीं पे भी जल होगा वो क्या होगा, जल मंडल का पार्ट होगा, ठीक है ना। तो अर्थ में जो जल का जो लार्जेस्ट वाटर बॉडी है वो कौन सा है हमारा, सबसे बड़ी जल राशि क्या है हमारा, ये ओशन है, समुद्र हो जाएगा। फिर दूसरा हमारा हो गया सीज, मतलब ये महासागर हो गया, ये सागर हो गया। फिर उसके बाद रिवर्स, नदियां। फिर क्या होगा, लेक्स, डैम्स, इस तरह बहुत सारे होंगे। जहां पानी होगा वो भी हमारा क्या होगा, वो हाइड्रोस्फीयर का पार्ट होगा। जैसे हमारा ग्राउंड वाटर है, ये वो भी क्या होगा हमारा, हाइड्रोस्फीयर का पार्ट होगा, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर मॉइस्चर है, वो भी क्या होगा हमारा ये हाइड्रोस्फीयर का पार्ट होगा। फिर इसके अलावा कहीं पे भी हमारे शरीर में जो पानी है वो भी पानी किसका होगा, वो हाइड्रोस्फीयर का हमारा पार्ट होगा। एसी से मॉइस्चर निकल रहा है वो भी क्या होगा, हमारा हाइड्रोस्फीयर का पार्ट होगा। कहीं पे भी पानी हो, सिंपल सा लेना है, वो हाइड्रोस्फीयर का पार्ट होगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। जो लिथोस्फीयर में बताया, लिथोस्फीयर में समुद्र के अंदर जो जमीन होगा ना वो भी क्या है, लिथोस्फीयर है, लेकिन जो पानी होगा वो हाइड्रोस्फीयर होगा। ये चीज में क्लियर करना है। इसी वाटरफॉल में जो जमीन होगा वो क्या है हमारा, लिथोस्फीयर, लेकिन वाटर क्या होगा, हाइड्रोस्फीयर है। क्लियर है, ठीक है। आप इधर देख सकते हैं। तो दूसरा हमारा स्फीयर हो गया, पहला हो गया स्थल हो गया, और तीसरा हो गया हमारा हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। अब तीसरा पार्ट हमारा कौन सा है, एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस भी एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है हमारा, एटमॉस मतलब होता है हमारा वायु, ठीक है ना, इसलिए क्या हो गया, इससे हमारा बना वायुमंडल बना। तो ये अर्थ का चारों ओर जो हमारा एयर का ब्लैंकेट है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एटमॉस्फेयर हो जाएगा। तो एटमॉस्फेयर किससे मिलकर बना है, ठीक है ना, वायु के कणों से मिलकर बना है, एयर पार्टिकल से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एटमॉस्फेयर का पार्ट। अब देखो एटमॉस्फेयर में क्या बनता है, एटमॉस्फेयर जो हवा, दो शब्द होता है, एक तो पहले होता है विंड होता है, और दूसरा होता है हमारा एयर होता है। तो एयर और विंड में अंतर क्या होता है, मतलब वायु और पवन में अंतर क्या होता है। तो हमारा बहती हुई हवा को हम लोग, बहती हुई हवा को पवन कहा जाता है। ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो हवा जब बहना शुरू करता है तब उसका वो क्या होता है, विंड में रूपांतरित हो जाती है, विंड उसको कहा जाता है। नहीं, जब वो स्टैटिक रहती है तब उसको एयर बोला जाता है। तो हम लोग जब हवा बहना शुरू होता है तो क्या बनता है, उससे हमारा विंड बनता है, मतलब ये पवन कहा जाता है इसको, ठीक है। फिर दूसरा हमारा होगा विंड के बाद हमारा, जब विंड ब्लो करने लगती है तो कभी कभी इसके साथ साथ क्या होगा हमारा ये बारिश भी होगी, ठीक है। तो बारिश भी हो सकती है कहीं, तो हमारा रेनफॉल, वर्षा होती है, ठीक है। फिर क्या होगा,
बारिश के लिए क्या चाहिए, क्लाउड चाहिए, बादल, तो बादल भी बनते हैं। ठीक है, कहीं कहीं क्या होता है, थंडरिंग भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है जो इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये हमारा थंडरिंग भी हो जाएगा, मान लो लाइटनिंग, थंडरिंग, जितने सारे हैं, इन सबको जोड़ दो तो क्या बन जाता है हमारा, ये क्लाइमेट बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा क्लाइमेट बनेगा, सारी चीजें मिलकर। तो ये हमारा लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये तीन हमारे बेसिक हमारे कंपोनेंट है किसके, हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट के। एक चीज हम लोग अब हर जगह देखेंगे ना, तीन तीन का हमेशा हमेशा बनेगा, तीन तीन का ही हमेशा बनेगा। शिव जी का याद रखना, शिव जी के हर चीज तीन होते हैं। ठीक है ना, शिव जी के तीन, हर बेलपत्र में तीन होते हैं, देखो शिव जी के आंख भी तीन होते हैं, त्रिशूल भी तीन होते हैं। इसलिए इसमें भी ज्योग्राफी में अधिकतर में तीन तीन आएगा आपको, ये आपको याद करने में आसानी होगी। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इसमें भी तीन है, हर चीज में आपको तीन मिलेगा। डेफिनेशन में आपको क्या मिला, फिजिकल एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट और इंटररिलेशनशिप, इसमें भी तीन मिला आपको। कल्चर में भी क्या होगा, कल्चरल एनवायरनमेंट में तीन होगा। बहुत ही बेसिक है, आपको आसानी समझ में आ जाएगी। तो ये तीन हमारा हो गया। अब देखना है हमारा लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, मतलब स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, ये जहां पे इन तीनों का समागम होता है ना, वो या दोनों मिलती है जहां पे, वहीं पे क्या होता है, शक्तिमान पैदा होता है। शक्तिमान मतलब शक्तिमान किन चीजों से मिलकर बनी है, शक्तिमान बनी है जल, ठीक है ना, पृथ्वी, ठीक है, फिर उसके बाद वायु, अग्नि और हमारा एक और चीज आकाश। देखिए मैं पांचों चीज बता रहा हूं। पृथ्वी हो गया लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर क्या हो गया, जल हो गया, एटमॉस्फेयर क्या हो गया, वायु हो गया, और आकाश भी इसी का पार्ट होगा। ठीक है, आकाश इसी का पार्ट होगा। और एक और चीज है अग्नि, तो अग्नि भी क्या होगा, इसी चीज, पांच चीजों से मिलकर बना है। इसलिए आप शक्तिमान में देखते होंगे तो शक्तिमान का क्या होता है, पूरा अलग अलग, शक्तिमान का पानी वाला रूप होता है, शक्तिमान का आग वाला रूप होता है, पृथ्वी वाला रूप होता है, सब पांचों। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब इन तीनों का समागम होता है तभी जाके क्या होता है, यहाँ पे जीवन का सृजन होता है। ठीक है ना, और जीवन का सृजन होने का मतलब जहां पे ये तीनों स्पेयर मिलेगा वहां क्या होगा, जीवन की उत्पत्ति होता है। ठीक है, तो जीवन को हम लोग जीवन को बोला जाता है। ठीक है ना, जहां जीवन को हम लोग बायोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं, बायोलॉजी मतलब लाइफ होता है। इसलिए क्या बनता है, जो चौथा स्पेयर बनता है वो कौन सा है, बायोस्फीयर, और हिंदी में जीव होता है, और जीव से क्या बन गया, जैव मंडल होता है। तो ये कोई अलग हमारा मंडल नहीं है, अलग स्पेयर नहीं है, ये क्या है, तीनों का कॉम्बिनेशन से बनता है। जैसे हमारा एग्जांपल, जैसे मान लो ये हो गया हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और ये लिथोस्फीयर, बीच वाला क्या हो गया हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा बायोस्फीयर। ये समझने वाली चीज, कोई दिक्कत है यहां तक। तो ये हमारा पहला है, तो ये हमारा जीवन की उत्पत्ति होगा, मतलब इन तीनों के बिना जीवन की उत्पत्ति कभी संभव ही नहीं है। जहां तीनों में से एक भी कम हो जाएगा वहां पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं। जैसे मून में इन तीनों में से कौन सी कमी है, तीनों में से कौन सा एब्सेंट है, अब बताओ कौन सा है। लिथोस्फीयर तो है, ठीक है, जमीन तो मिलेगी। हाइड्रोस्फीयर यहाँ पे थोड़ा बहुत शायद मिला है अभी नासा ने जो रिसर्च से। और एटमॉस्फेयर का अभाव है, इसका मतलब इसलिए मून में लाइफ नहीं है। बाकी अदर प्लांट में भी नहीं है, क्योंकि इसमें बाकी सारे एक दो चीज नहीं है। तीनों का और अर्थ में इन तीनों का मौजूद है, ये तीनों मौजूद है, इसलिए क्या है, अर्थ में लाइफ है, इसलिए अर्थ एक बायोस्फीयर है। बाकी अदर प्लांट नहीं है, क्योंकि वहां जीवन नहीं है, क्योंकि ये तीनों नहीं है। बस एक ही लॉजिक, सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं, अब ये हमारा पहला पार्ट हो गया, कौन सा, ये हम लोग का हो गया फिजिकल एनवायरनमेंट। कोई दिक्कत है इसमें, अब कोई डाउट होता है आप कमेंट कर दें, उसमें मैं आपको बताऊंगा, उसका डाउट सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, अब हमारा क्या है, दूसरा हमारा जो पार्ट है कल्चरल एनवायरनमेंट। तो हमने फिजिकल एनवायरनमेंट को ही पहले क्यों पढ़ा, क्योंकि इस संसार में कल्चर बाद में बना, सबसे पहले नेचर आया, नेचर के बाद कल्चर बना। तो बताइए, जब लिथोस्फीयर बना, हाइड्रोस्फीयर बना, एटमॉस्फेयर बना, फिर ये तीनों का सीक्वेंस है। इस धरती पे सबसे पहले आया लिथोस्फीयर, जमीन आया। पहले आपको पता होगा कि अर्थ क्या था, ये पूरा आग का गोला था, तो धीरे धीरे क्या हुआ, ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद ये क्या हो गया, हार्ड सरफेस, सॉलिड बन गया। तो क्या बन गया हमारा, लिथोस्फीयर बन गया। और ठंडा होने के बाद जहां जहां ठंडा होने के दौरान वो क्या हुआ, गैस रिलीज किया। तो गैस जब रिलीज करेगा, तो गैस रिलीज करने के बाद, और अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स था, तो गैस रिलीज होने के बाद वो स्पेस में जा नहीं पाया, तो क्या हो गया, उसको पकड़ के रख लिया, मतलब अर्थ उसको अपने ग्रेविटी के अंदर उसको पकड़ के रख लिया। तो हमारा क्या बन गया, एटमॉस्फेयर बन गया। और जब वही गैस क्या हो गया,
अब जब वो ठंडा होगी, ठंडी होगी, तो क्या हो गया, वो पानी के रूप में बरस गई। और जहां अर्थ का गड्ढा, ये अर्थ का जहां गड्ढा वाला जगह था, वहां क्या हो गया, वो पानी भर गया। उससे हमारा क्या बन गया, समुद्र बन गया, सागर बन गया, नदियां बहने लगी, और झीले, ये सारी चीजें हो गया। इससे हमारा क्या हो गया, हाइड्रोस्फीयर का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस का बहुत रखना जरूरी है, बिना सीक्वेंस का आपको याद नहीं होगी क्या कारण है, उसका ओरिजिन जानना जरूरी है। तो ये हमारा हो गया बायोस्फीयर। अब हम जानते हैं कि कल्चरल इन्वायरमेंट, तो सबसे पहले फिजिकल इन्वायरमेंट बनने के बाद मनुष्य यहाँ पे लाइफ का ओरिजिन हो गया। यहाँ पे बायोस्फीयर मतलब लाइफ का ओरिजिन हो गया, पेड़ पौधे आ गए, मान लीजिए एनिमल्स आ गए, हम लोग भी आ गए, तो ये लाइफ का ओरिजिन हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, मनुष्य जब मनुष्य कोई भी लाइफ है या जो भी हो, जब ओरिजिन होने के बाद हमने क्या हुआ, अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए हम लोग किस पे निर्भर है, नेचर पे, फिजिकल इन्वायरमेंट पे। हम यहाँ से अपने मिट्टी लिया, अपना घर बना लिया, यहाँ से अपने पानी लिया, पिया, अपने खेतों को सिंचाई किया, यहाँ से पानी लिया, खेतों में सिंचाई किया, और एग्रीकल्चर जितनी सारी चीजें, डोमेस्टिक यूजेस, फिर हमने यहाँ से एटमॉस्फेयर से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। तो सारी हम लोग का नीड्स कहाँ से पूरी होती है, फिजिकल इन्वायरमेंट से। इसका मतलब हम लोग फिजिकल इन्वायरमेंट क्या हो गया, बेस हो गया, और कल्चर इन्वायरमेंट उसके ऊपर निर्भर है। तो इससे क्या पहले ये है, फिर उसके बाद हमारा कल्चरल बना। तो देखिए कल्चरल इन्वायरमेंट का भी हमारा 3 पार्ट है। तो पहला क्या है हमारा, सोशल इन्वायरमेंट, मतलब सामाजिक पर्यावरण। तो सामाजिक पर्यावरण का भी हमारा अलग अलग पार्ट है। तो सामाजिक पर्यावरण में सोशल और इन्वायरमेंट 2 मीनिंग हम लोग समझते हैं पहले। तो सोशल मतलब क्या होता है, ग्रुपिंग ऑफ पीपुल्स, लोगों का एक साथ रहना, वो क्या है, सोशल है। ठीक है ना, सोसाइटी हम लोग जानते हैं। बिना हम लोग पैदा होते भी अकेले हैं, मरते भी अकेले हैं, लेकिन साथ जी नहीं सकते, मतलब बिना साथ हम लोग जी नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोग सोशल एनिमल होते हैं। क्यों, सोसाइटी का आपने पढ़ा होगा, आपके बुक्स का जितने सारे सब्जेक्ट में बताया अभी, इकोनॉमिक्स हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे सोशोलॉजी हो, सारे क्या है, सोशल साइंस है। तो मैं दोनों का मीनिंग बताऊंगा, साइंस क्यों बोला था उसका मीनिंग बताऊंगा, सोशल का मीनिंग अभी मैं बता रहा हूँ। सोशल का मतलब ग्रुपिंग ऑफ पीपुल्स, हम लोग एक साथ रहते हैं। ठीक है ना, जैसे क्या हो गया, पहले आदि मानव जितने सारे थे प्रिमिटिव एज में, वो लोग अपने अलग थलग रहते थे। जैसे कि कोई ट्राइब्स थी, तो ट्राइब क्या होता, अपना अलग रहती थी, वो शिकार करती थी, और शिकार करने के बाद अपने बच्चों को पालन पोषण होता था। लेकिन जब क्या होगा ना, जब वो शिकार करने के लिए वो लोग जाते थे, तो जानवर क्या था, उसके बच्चे का शिकार कर लेते थे। ठीक है ना, तो उनको डर हो गया कि हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हो गए, सुरक्षित नहीं रह रहे हैं। ठीक है ना, तो इसलिए तो अपने प्रजनन की सुरक्षा के लिए, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ रिप्रोडक्शन, क्या क्या उन्होंने सभी 2 कबीला वाले या 2 ट्राइब, 2 आदि मानव दोनों एक साथ रहना शुरू किया। दोनों एक साथ रहने के कारण क्या हो गया, अब दोनों, जब एक आदमी काम पे आते तो दूसरा आदमी उसके बच्चे को देखभाल करते हैं, जब दूसरा आदमी काम पे आता तो पहला आदमी उसके बच्चे को देखभाल करते हैं। इस तरह उसका बच्चा क्या हो गया, सुरक्षित हो गया। इस तरह से 2 कबीला एक साथ रहने लगा, दो कबीला जनजाति, फिर कबीला से गांव बन गया, गांव से क्या हो गया, शहर हो गया, शहर से इस तरह से पूरा विश्व बन गया। और आज हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल सोसाइटी की बात करते हैं, मतलब पूरा विश्व ही एक है। तो हम लोग क्या है ना, सोसाइटी का मतलब होता है ग्रुपिंग ऑफ पीपल, लोगों का एक साथ रहना। ठीक है ना, हम लोग ये वाला चीज हो गया। तो ये हमारे सोशल का ये हमारा मीनिंग है। ठीक है, मैं साइंस का मीनिंग बाद में बताऊंगा। अब आपका बच्चा मान लो सुरक्षित हो गया, तो क्या आप पूरी तरह सुरक्षित हैं? आपको जानवर से हमने बचा लिया, तो क्या हो गया, बच्चा सुरक्षित हो गया समाज में? नहीं, उसको बहुत सारे नीड चाहिए। क्या चाहिए? बिना भूख के भी तो, मतलब बिना खाना के भी तो वो मर सकता है। सबसे पहले हम लोग क्या चाहिए, बेसिक नीड्स हमारा फूड है, भोजन। बिना भोजन के आप रह नहीं सकते हैं। दूसरा क्या हमारा, फूड के बाद हमारा क्लोथ्स। आप इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, रोटी कपड़ा मकान। आप सोच सकते हो कितना अच्छा पिक्चर और मूवीज जो निकली है, और कितना अच्छा है रोटी कपड़ा मकान। वहां सारे पहले जितनी सारी पिक्चर निकलता था, सारे क्या हमारे मतलब नेचर से रिलेटेड है। मैं बताऊंगा कैसे। तो रोटी कपड़ा मकान, मकान की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, हैबिटेट मतलब आवास। तो भोजन हो गया, कपड़े हो गया, और वेशभूषा, और हमारा क्या हो गया, आवास हो गया। आवास इसलिए बोला मैंने, आवास मतलब आ प्लस वास, आ मतलब आसपास, वास मतलब बसना होता है। आपके आसपास कोई बसना चाहिए। जब तक आपके आसपास कोई नहीं बसे, मतलब आसपास मतलब पड़ोसी, जब तक पड़ोसी ना हो तब तक वो आवास नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो आपको रेगिस्तान में अकेले छोड़ दिया जाए, तो आप उसको आपके रेगिस्तान में मान लीजिए पूरा चमचमाता हुआ महल बना दीजिए, आपको अकेले छोड़ दिया जाए, तो कोई जरूरी नहीं है कि कोई रह ले वहां पे। हाँ, लेकिन आजकल पबजी लवर वाले हैं, तो हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ दिन के लिए टिक जाए, लेकिन उनको भी ज्यादा दिन तक रखा नहीं जा सकता है। पबजी खेल के 2-4 दिन रह सकता है, लेकिन
ज्यादा दिन तक उनको रखा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो हैबिटेट मतलब आपके पड़ोसी होना जरूरी है, मनोरंजन के साधन होना जरूरी है, तभी वो आवास कहलाएगा। तो घर और आवास में बहुत अंतर होता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। तीसरा चीज जो चौथा हमारा कंपोनेंट है वो कौन सा है? रिलीजन है। ठीक है ना, ये धर्म। तो धर्म हमारा चौथा कंपोनेंट है, लेकिन हमारा बेसिक क्या है? हमारा ये तीन हमारा, ये रिलीजन को कोई धर्म का हमारा कोई जरूरत नहीं है, ये मनुष्य ने खुद का बना किया धराया हुआ है। प्रकृति में हम लोग को जीने के लिए सिर्फ ये तीन की जरूरत है, बिना धर्म के भी हम लोग जी सकते हैं, हमको धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, जिसके लिए सबसे ज्यादा झगड़े पंगे हो रहे हैं अभी। ठीक है ना, तो धर्म की कोई जरूरत नहीं है। बताए आप बिना धर्म के रह सकते हैं कि नहीं? कोई भी रह लेगा बिना भोजन के रह नहीं रह सकता, लेकिन बिना धर्म के रह सकता है। मैं बताऊंगा क्यों, सारे एक्सप्लेन करूंगा अभी मैं थोड़ी देर में, तो आप इसको देख लेते। ये तीन बेसिक नीड्स है, ये तो ऐसे ही मनुष्य ने बनाया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अभी यही हो गया इन तीनों को छोड़ के। ठीक है, तो ये हो गया, कपड़े हो गया, हैबिटेट हो गया और रिलीजन हो गया। जो ये पहला और इन तीनों से बनता है हमारा क्या हो गया? सोशल एनवायरनमेंट। रोटी कपड़ा मकान आप याद रखिए, सोशल एनवायरनमेंट तीन ही बेसिक नीड्स है, तो इससे समाज बनता है। दूसरा, जब समाज बन गया हमारा, समाज बनने के बाद कुछ लोगों को काम धंधा चाहिए ना, कुछ रोजी रोटी चले, उनकी आजीविका चले, लाइवलीहुड चले, इसके लिए क्या चाहिए उनको क्या चाहिए? कुछ एक्टिविटीज चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो उससे हमारा क्या बनता है? हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज से हमारा क्या बनता है? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बनता है। ठीक है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मतलब कोई भी एक्टिविटी जिससे अर्निंग्स हो। ठीक है ना, ठीक है, ये हम लोग क्या बोला जाता है? उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहा जाता है। ठीक, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमारा जो पहला हो गया, सबसे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो पैसे का जो हम लोग ओरिजिन होता है वो कहां से होता है? कोई आप बता सकते हो आप में से कोई? कहां से? बैंक से? नहीं तो कहां से? पैसे सबके अपने आपके तो आपके मम्मी पापा कहीं ना कहीं तो जॉब करते होंगे, तो पैसे का ओरिजिन कहां से होता है? मतलब सोर्स मेन कहां से? यहां से स्टार्ट होता है। तो आप गेस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो कहां से स्टार्ट होता है? आप एग्रीकल्चर से होता है। बिना एग्रीकल्चर का कुछ नहीं हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कृषि से, जैसे एग्रीकल्चर में क्यों बिना, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एक आलू ना हो तो चिप्स नहीं बनेगा। चिप्स नहीं है तो बता, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, और ट्रांसपोर्ट के फिर उसके कम्युनिकेशन सिस्टम की, मतलब जिसने कॉल सेंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर सर्विस सेक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा बिना आलू का क्या होगा? कुछ संभव नहीं है। तो आलू क्या हो गया? हमारा बेस हो गया, मतलब एग्रीकल्चर हमारा बेस हो गया। बिना खेती बाड़ी का कुछ संभव नहीं है। ठीक है ना, आपको ये चाहिए। दूसरा जो बेस हो गया हमारा है क्या है? मिनरल्स। मिनरल्स भी हमारा बेसिक है। आप मिनरल्स का माइनिंग करते हैं, मिनरल्स से क्या बनता है? आयरन बनता है, बहुत सारे सामान बनता है, फिर उसका डोमेस्टिक यूज होता है, फिर आयरन का फर्दर दूसरे इंडस्ट्री में होता है। ठीक है ना, फिर इस तरह करके आगे उसका ट्रांसपोर्ट, सारे चीज लिंक जुड़ा हुआ है। ये दो हमारे क्या हो गया ना? बेसिक है। मतलब हमारे प्राइमरी सेक्टर क्या है ना, प्राथमिक क्षेत्र हमारा क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र हो गया। ये दोनों का हमारा बेसिक नीड्स हो गया। अब हमारा क्या होगा? जहां पे मिनरल होगा वहीं पे क्या होगा? हमारा इंडस्ट्री भी तो होगा, और इंडस्ट्री से भी क्या होगा? मतलब उद्योग से भी क्या होता है? हमारा ये हमारा इनकम बनता है, यहाँ पे भी लोगों को रोजगार मिलती है। और इनसे जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा एग्रीकल्चर से और इंडस्ट्री से, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए क्या चाहिए? हमारा ट्रांसपोर्ट चाहिए, परिवहन चाहिए। तो ये क्या है? सारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। फिर इसमें आ जाएगा हमारा ट्रेड आ जाएगा, ठीक, कम्युनिकेशन सिस्टम आ जाएगा, सारा इसमें आएगा। हम लोग उतना लिखने की जरूरत नहीं, आप लिख सकते हो। ठीक है ना, ट्रेड आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बन गया। अब हमारा तीसरा चीज है हमारा कौन सा है? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हो जाएगा। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में हमारा क्या क्या हो जाएगा? अब राजनीतिक पर्यावरण। अब राजनीतिक पर्यावरण में क्या आएगा हमारा? अब देखिए, समाज बन गया, उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी, सारे सीक्वेंस में है। इसके बना, इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये आएगा, सारे सीक्वेंस में। अब समाज में तो दो भाइयों में झगड़ा हो सकती है, दो परिवारों में झगड़ा हो सकती है, या दो अगल बगल पड़ोसी में झगड़ा हो सकती है, तो या फिर कुछ और। जैसे अभी विजय मान लिया पैसा लेके भाग गया, तो ऐसे में उसको पकड़ने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था होनी चाहिए ना। तो ऐसी चीजों के लिए हमारा क्या होना चाहिए? पॉलिटी की जरूरत पड़ती है। फिर इकोनॉमिक्स में विजय माल्या वाला केस, इसमें इकोनॉमिक्स वाला में आ जाएगा। समाज में जो जमीन विवाद हो गया, निपटाने के लिए क्या चाहिए? कोई पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए, कोई व्यवस्था चाहिए। उसी व्यवस्था को हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम कहा जाता है, या फिर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कहा जाता है। तो इन दोनों को नियंत्रण करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या ना, हमको क्या चाहिए? पॉलिटी चाहिए, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों पहले हो गया, फिर उसके बाद ये चाहिए। तो
हर चीज का सीक्वेंस है। हम लोग को इसमें क्या पढ़ना है, हम लोग को स्टेट्स पढ़ना है इसमें, या यूनियन टेरिटरीज पढ़ना है, ठीक है ना, बॉर्डरिंग स्टेट्स, ठीक है ना, बॉर्डरिंग स्टेट्स, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग पढ़ना है। फिर मान लीजिए हमारा वर्ल्ड का भी इसमें आ जाएगा, वर्ल्ड का पॉलिटिकल आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हमारा बहुत सारी इसमें चीजें और पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारा 3 कंपोनेंट है कल्चरल इन्वायरमेंट का, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो सोशल से क्या बन गया हमारा, सोशोलॉजी बन गया, ठीक है। दूसरा क्या हो गया हमारा, इकोनॉमिक से इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से इकोनॉमिक्स आ जाएगा, और पॉलिटिकल से हमारा पॉलिटी आएगा, या पॉलिटिकल साइंस जो आपको बोलना है, ये 3 आ जाएगा। ये बेसिक नीड्स हो गया, कोई दिक्कत इसमें। तो ये हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स हो गया, ये 3 चीजें हैं। सबसे पहले आया कौन सब्जेक्ट हमारा, सोशोलॉजी, नहीं सोशोलॉजी नहीं आया, सबसे पहले ज्योग्राफी आया। बिना ज्योग्राफी का सोशोलॉजी कैसे आ जाएगा, पहले हमारा ज्योग्राफी, फिर सोशोलॉजी आया, ठीक है ना, फिर हमारा इकोनॉमिक्स, फिर पॉलिटी। यही मैंने सीक्वेंस बनाया था पहला वाला चार्ट में मैंने, ये तीनों का आ गया। अब देखिए हम लोग क्या होता है, ये हमने क्या किया, अभी तक 2 ही शब्द का एक्सप्लेन किया। पहला हो गया हमने फिजिकल एनवायरनमेंट, और दूसरा हमने एक्सप्लेन किया कल्चरल एनवायरनमेंट किया। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हम लोग का, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कौन सा है, ये हमारा कौन सा है, इंटर रिलेशनशिप। तो इंटर रिलेशनशिप मतलब क्या होता है, इंटर मतलब क्या होता है, किसी 2 के बीच, जैसे इंटर स्टेट मतलब 2 स्टेट के बीच, इंटर कंट्री, ठीक है ना, इंटरनेशनल रिलेशन, दो कंट्री के बीच रिलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। इंटर स्टेट कंपटीशन, 2 स्टेट के बीच कंपटीशन होगा। तो इंटर का मतलब 2 के बीच, रिलेशनशिप मतलब संबंध, अब तो पता ही है इसका मतलब। तो यहाँ पे 2 कौन है, यहाँ पे 2 है, पहला फिजिकल एनवायरनमेंट और दूसरा हमारा कल्चरल एनवायरनमेंट। इन दोनों के बीच एरो क्यों दियो, ये एरो हमने क्यों दिया है इसमें, क्योंकि ये बेस है हमारा और इस पे निर्भर है, इसलिए मैंने इधर एरो दिया है। तो अब हम लोग देखना है इन तीनों के साथ क्या संबंध है, ठीक है, इसी को देखना है। तो लिथोस्फीयर हमारा, पहले मैं इसको देखता हूं, लिथोस्फीयर का हमारा सोशल एनवायरनमेंट के साथ क्या संबंध है, संबंध है कोई, आप लगा सकते हैं इसको। देखिए, तो इसमें हमारा है लिथोस्फीयर में पहला, इसमें है हमारा माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यूज, डेजर्ट, इसका और इन तीनों के साथ क्या संबंध है। देखिए आपका माउंटेन्स के आधार पे क्या होगा, फूड हैबिट होगा कि नहीं। पहले मैं इसको लेता हूं, ठीक है, कि माउंटेन्स का हमारा और फूड हैबिट के साथ क्या संबंध है। एक मिनट थोड़ा, देखिए यहां पे हमारा माउंटेन और फूड हैबिट क्या संबंध है। फूड हैबिट का देख आप लगा सकते हैं कि पूरा लिथोस्फीयर पे हमारा ये सभी डिपेंडेंट है। जैसे हमारा फूड हैबिट आपको किस पे डिपेंड कर रही है, सारे में। माउंटेन में फूड हैबिट क्या होगा, अलग होगा, प्लेट्यूज में क्या होगा, अलग होगा, डेजर्ट में क्या होगा, अलग होगा। जैसे मैं बताता हूँ, आपका एग्जांपल लेता हूँ प्लेन में। आपको यदि थोड़ा बहुत मैप याद होगा ना, तो मैं बता रहा हूँ कि यदि आप पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, ये सारे इलाके क्या है ना हमारे, पश्चिम बंगाल, ये सारे इलाके प्लेन इलाके हैं। और इसमें भी खास करके पंजाब, हरियाणा, यूपी, पश्चिमी यूपी, इन तीनों इलाके में क्या होता है, आपको इसमें गेहूं का क्या होता है, गेहूं का क्या होता है, चलन ज्यादा होता है, गेहूं का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। इसलिए वहां के लोग 2 टाइम का भी 3-3 टाइम लोग वहां के लोग चावल, वहां के लोग गेहूं का उत्पादन करते हैं, तो गेहूं रोटी खाते हैं। लेकिन वही चाहिए बिहार, बंगाल, झारखंड, इधर देखिए उड़ीसा तरफ, इधर क्या होता है 2 टाइम 3 टाइम क्या होता है, 2 टाइम 3 टाइम। बंगाल में तो 3 टाइम कभी कभी लोग, जो लोग होते हैं वो लोग 3 टाइम चावल खाते हैं। लेकिन सभी लोग नहीं, कुछ एक्सेप्शन है, जो लोग थोड़े अच्छे परिवार से आते हैं, ठीक है ना, आर्थिक रूप से, वो उनका वैसा खाना नहीं है। लेकिन जो लोग साधारण लोगों का जो व्यवहार है, वो 3-3 टाइम इधर लोग चावल होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जहाँ प्लेन इलाका है पश्चिमी भाग में, तो वहां पे क्या होता है, ठंड के मौसम में बारिश होती है, तो जो गेहूं की खेती के लिए बहुत ही मतलब सहायता करता है। तो वहां पे गेहूं का उत्पादन ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस है क्या, वहां पे रोटी क्या होगी, रोटी का ज्यादा खपत होगी, या फिर रोटी उनका क्या होगा, स्टेपल डाइट होगा। तो गेहूं वहां का क्या है, स्टेपल डाइट है। लेकिन हमारे ईस्टर्न इंडिया का क्या है, हमारा जो मुख्य भोजन है या प्रधान भोजन है, वो कौन सा है, हमारा चावल है। तो आप देख सकते हैं रिलेशन, प्लेन है तो इधर वाले। अब आप बता सकते हैं, अब देखिएगा थोड़ा सा, अब गेहूं का उत्पादन पश्चिमी मतलब पंजाब से लेके कहाँ तक, पंजाब राजस्थान से लेके कहाँ तक, पश्चिम बंगाल तक। तो रोटी का जो हमारा क्या है साइज, रोटी की मोटाई और रोटी का साइज, दोनों में क्या धीरे धीरे घटती जाती है। उधर आपको मिलेंगे, उधर बहुत बड़े बड़े मिलेंगे, जैसे तड़का रोटी, या बहुत फेमस तड़का रोटी उधर क्या होता है, नान रोटी बहुत मोटे मोटे होते हैं, वो आपको पंजाब या फिर उधर वाले पंजाब हरियाणा इधर आपको मिल जाएंगे। लेकिन इधर क्या है, हमारी रोटी की साइज धीरे धीरे पश्चिम बंगाल की तरफ आते छोटी हो जाती है, ठीक है,
क्योंकि उसका उत्पादन कम होता है। उत्पादन कम होता है तो उसका क्या होता है, महंगा हो जाता है। तो ऐसे में क्या होगा, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक क्या होगा उसका, आपको ये अपनी कभी हावड़ा घुमा होगा तो हावड़ा में जो एक चीज पाई जाती है, हावड़ा में क्या होता है, रोटी रोटी जो हम लोग पराठा बोला जाता है, वो जो आप पराठा क्या होता है ना, उसको तोड़ के बेचा जाता है ग्राम, 100 ग्राम के हिसाब से, 100 ग्राम का ऐसे। लेकिन पंजाब इधर ऐसे नहीं मिलते, वहां पे पीस के हिसाब से मिला जाएगा, क्योंकि इधर उत्पादन क्या होता है, कम होता है, उसका कीमत ज्यादा है, इसलिए रोटी को तोड़ के बेचा जाता है 100 ग्राम 200 ग्राम ऐसे हिसाब से। बंगाल में आपको हावड़ा मिलेगी। आपको समझ में आएगा क्या क्या ज्योग्राफी का क्या रोल है, ऐसा ऐसा क्यों होता है। तो प्लेन में क्या होता है, खाना अलग हो गया। अब उसी तरह डेजर्ट में, रेगिस्तान में चले जाएंगे, राजस्थान में, आप राजस्थान में क्या होता है, गर्मी ज्यादा रहती है। गर्मी ज्यादा होने के कारण क्या होता है वहां पे, आप गर्मी से बचने के, लू से बचने के लिए क्या होता है, वहां के लोग क्या करते हैं, जो छाछ होता है, या फिर आप दूध, घी, दही, ये सब का क्या होता है, चलन यहाँ पे ज्यादा होता है डेजर्ट में। इसलिए देखोगे ना, आपको छाछ पीने के लिए बड़े बड़े, राजस्थान में बड़े बड़े गिलास मिलेंगे, इतने बड़े बड़े, एक बार उन्होंने पी लिया, बस मस्त से आराम से घूमते रहे डेजर्ट में, कोई दिक्कत नहीं, कोई लू नहीं लगेगी। इसलिए आप कभी देखते होंगे ना कि राजस्थान के लोगों को कभी लू की उतनी समस्या नहीं होती है। हालांकि वो लोग हमेशा, वहां का टेम्परेचर हमेशा बहुत ज्यादा रहता है बाकी दूसरे राज्यों की तुलना में। कारण समझ में आएगा क्यों ऐसा कारण क्यों है डेजर्ट। तो यहाँ का फूड हैबिट अलग हो गया, फूड का लिथोस्फीयर बदल गया, क्या होगा, फूड हैबिट बदल गया। फिर प्लेटियो में, झारखंड वाले क्षेत्र में अलग होगा। फिर पहाड़ों में क्या होगा, पहाड़ों में अखरोट वगैरह, वालनट, ये कहाँ होती है, पहाड़ों में मिलती है, तो वहां का फूड हैबिट अलग हो जाएगा। तो जैसा आपका क्या होगा, लिथोस्फीयर होगा, वैसा हमारा फूड हैबिट होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से फूड हैबिट बदल रहा है। अब फूड हैबिट क्या था, न सिर्फ आपको फूड हैबिट करता है, आपके पूरा कल्चर ही चेंज कर देता है। जैसे मैंने बोला था अभी, पश्चिम बंगाल में चावल का ज्यादा यहाँ पे खेती होता है, वहां पे चावल खाया जाता है। फिर हमारा यहाँ पे पंजाब तरफ रोटी ज्यादा होता है। तो वहां की जो आप थाली की जो हाइट होगी ना, थाली की हाइट क्या होता है ना, इससे ज्यादा नहीं होती है। थाली की हाइट आपने अपने घर के थाली की हाइट देखोगे तो आप इससे ज्यादा नहीं होगी। लेकिन यही पश्चिम बंगाल, बिहार तरफ आप देखोगे ना, इतने गड्ढे गड्ढे थाली होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ के लोग चावल खाते हैं, और चावल क्या होता है, चावल गिर ना जाए इसलिए उनके थाली का क्या होता है, चारों साइड वाला हमारा ऊंचे ऊंचे होते हैं, ठीक है ना, ताकि वो चावल बाहर ना आ जाए। यहाँ के लोग, यहाँ तो उड़ीसा में तो पानी वाला भात बहुत फेमस है। पानी वाला भात यहाँ पे बहुत फेमस है। 8-10 तरह का क्या होता है आइटम वो देते हैं, प्याज लेते हैं, फिर सब्जी लेते हैं, थोड़ा सा अचार लेते हैं, ये, और फिर पानी वाला भात, पानी और भात। तो आप यहाँ समझ सकते हैं यहाँ का जो थाली का स्टाइल क्या होगा। यहाँ गड्ढा वाला थाली होगा, उधर क्या होगा, थोड़ा फ्लैट होगा। तो पूरा संबंध क्या है ना हमारा। तो आपके डोमेस्टिक आर्टिकल, एक डोमेस्टिक आर्टिकल क्या है ना, आपके भूगोल तय करता है कैसा होगा। आपकी जो वहां स्टील मैन्युफैक्चरर होगा वो भी उस आधार पे वो तय करेगा। समझ में आ रहा है, पूरा पूरा संबंध है। तो आपको ये चीजें आप देखेंगे कभी क्या होता है ना, उधर वाले जो वहां का परंपरा होती है, आप इधर जो होता है पश्चिम बंगाल क्या होता है, यहाँ रोटी का चलन बहुत ही कम है। तो इसलिए देखेंगे तो यहाँ का जो रोटी का साइज क्या है वो छोटा होगा, क्योंकि उत्पादन कम होता है। लेकिन उधर क्या रोटी बड़ा होगा, जब रोटी बड़ा होगा तो तवा भी बड़ा होगा ना, तवा भी बड़ा बड़ा होता है, इतने बड़े बड़े आपको तवा मिलेंगे उधर, देखेंगे इस तरह से। जब तवा बड़ा होगा तो चूल्हा भी बड़ा होगा। चूल्हा भी देखना बड़ा ड्रम का बनाया जाता है। इधर क्या चूल्हा होता है पश्चिम बंगाल, इधर क्या होता है, ईंट का चूल्हा बनाया जाता है। ईंट का चूल्हा मतलब ईंट से बनाया जाता है, 4 छोटा सा चूल्हा बनता है। आप गौर करेंगे तो मिलेगा। तो पूरा संबंध है, पूरा का पूरा हमारा जो हमारा कल्चर है ना, पूरा भूगोल से संबंध है। आप भूगोल देखेंगे तो आपको पूरा पूरा पता चल जाएगा कैसे हमारा रिलेशनशिप है। ऐसे पूरा फूड हैबिट है, पूरा डोमेस्टिक आर्टिकल से, ठीक है। तो ये हमारा संबंध है। अभी मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर बताऊंगा आगे। दूसरा हमारा क्या चीज है, क्लोथ्स। क्लोथ्स भी हमारा तय कम करता है, हमारा लिथोस्फीयर करता है। कैसे, पहाड़ों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको याद होगा ना, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम में अरबाज खान का ड्रेस होगा पूरा ऊपर से नीचे तक, ठीक है ना। तो उसमें आप देखेंगे कि पूरा लगता है कंबल लपेट लिया हुआ, तो पूरा ऊपर से नीचे तक, ठीक है ना। तो वो आप वहां मोटे मोटे कपड़े मिलेंगे, क्योंकि पहाड़ों में ठंडी होती है हमारे हिमालय में, इसलिए वहां का ड्रेसिंग सेंस क्या है, जम्मू कश्मीर का अलग होगा, ठीक है ना। और आप ध्यान देंगे, अच्छा सा देखेंगे तो क्या होता है ना, वो उनका पूरा इतना बड़ा फैला हुआ होता है कपड़ा, ताकि अंदर से क्या चूल्हा जैसा होता है, अंगीठी जैसा एक होता है, वो उसका नाम मैं भूल गया हूं। तो वो चीजें क्या होता है ना, तो उसके अंदर वो उसको गर्मी रखा जाता है, इसलिए उनको बड़ा होता है ये वाला। तो ये सारे माउंटेन का क्या रोल है। दूसरा, आप जब प्लेन्स होगी वहां पे क्या ड्रेसिंग सेंस अलग होगा, और डेजर्ट में क्या होगा, ड्रेसिंग सेंस अलग होगा। जैसे डेजर्ट में आप कभी जाएंगे सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया आप ड्रेस देखिए, पूरा पूरा क्या ऊपर से नीचे व्हाइट तक। क्यों, क्योंकि सऊदी अरेबिया पूरा पूरा क्या है, वो डेजर्ट ही है। उसमें सऊदी अरेबिया एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे एक भी नदी नहीं है। सोच सकते हैं वहां पे क्या हाल होगा। इसलिए पूरा पूरा व्हाइट है ऊपर से नीचे, उसको चौगान बोला जाता है उस ड्रेस का,
ऊपर से देखेंगे आपको, ऊपर से एक कुकर का सीटी लगाया हुआ था, जो सीटी का जो सॉरी कुकर का जो रबड़ होता है ना वो लगाया हुआ था, ठीक है ना। तो ये समझ में आएगा। तो डेजर्ट में आपको ये चीज राजस्थान में देखिए, राजस्थान की जो इतनी बड़ी बड़ी पगड़ी पहनते हैं, इतनी मोटी मोटी, सबसे बड़ी मोटी पगड़ी कहाँ मिलेगी? राजस्थान में। क्यों? क्योंकि वहाँ का डेजर्ट वैसा, वहाँ का गर्मी ज्यादा है, इसलिए वहाँ क्या है, अपना इंजन को बचा कर रखने के लिए क्या होता है, वो लोग सीपीयू गर्म ना हो जाए, इसलिए वो लोग इतने बड़े मोटे मोटे पगड़ी पहनते हैं। आपको समझ में आएगा डेजर्ट में क्या महत्व है, वहाँ का ड्रेसिंग सेंस क्या है। आप देखेंगे कि राजस्थान के बगल जितनी सारे आसपास वाले स्टेट है, जैसे पंजाब हो गया, एमपी हो गया, गुजरात हो गया, ये सारे क्या है ना हमारा, और थार रेट का, हमारा थार के रेगिस्तान का, राजस्थान का जो रेगिस्तान है उसका असर है। इसलिए सारे स्टेट में क्या है ना, पगड़ी पहना जाता है, और इनके अलावा कोई और स्टेट में पगड़ी नहीं पहना जाता है। जैसे पंजाब में पगड़ी पहना जाता है, ठीक है ना। पंजाब में भी राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पर सबसे मोटी पगड़ी पहना जाता है। क्यों? क्योंकि वो थार रेट का एक बहुत बड़ा पार्ट है, सूखा क्षेत्र है वो भी, वहां पे इसलिए होता है। फिर हरियाणा में पहना जाता है, एमपी में पहना जाता है, मध्य प्रदेश में, फिर गुजरात में पहना जाता है, सारे चीज में पहना जाएगा। आपको कारण समझ में आएगा डेजर्ट के कारण क्या वहाँ पगड़ी पहना जाता है। झारखंड में, बिहार में, बंगाल में कभी ऐसा पहना नहीं जाता है पगड़ी, या फिर साउथ इंडिया में भी नहीं पहना जाता है। आपको कारण समझ में आएगा पगड़ी का कारण क्या है। तो आपको ड्रेसिंग सेंस समझ में आ रहा है। दूसरा क्या है, प्लेट्यू में, साउथ इंडिया तरफ आप देखेंगे क्या है ना, वो प्लेट्यू रीजन है पूरा, तो उसमें आप देखेंगे गर्मी वाला क्षेत्र है, तो वहां पे आप देखेंगे जो कपड़े पूरा पूरा व्हाइट पहने जाते हैं। क्यों पहनते हैं व्हाइट? क्योंकि वहाँ सारे क्या ना गर्मी वाला रीजन है, तो गर्मी वाला रीजन है तो वहाँ पे पहनना उनकी मजबूरी है। गर्मी क्या होता है, व्हाइट कपड़ा क्या होता है, आपको ठंडक महसूस होती है, आपने साइंस में पढ़ा होगा क्लास 9th में, तो ये समझ में आएगा। इसलिए पूरा ऊपर से नीचे व्हाइट है, व्हाइट लुंगी पहनते हैं। लुंगी क्यों पहनते हैं वो लोग? क्योंकि वो एयर कंडीशनर है, ठीक है ना, ताकि वो एयर कंडीशनर आसानी से एयर पास होता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे आप देखते होंगे, गांव में भी देखते होंगे, धोती कुर्ता, धोती है मान लीजिए, गमछा होगा या फिर लुंगी होता है, ये सारे पहनते हैं। कारण क्या है? कारण क्या है? एयर पास होता है। आप थोड़ा सा और गौर करेंगे कि गांव के लोग क्या होता है, जो गांव में वो पलंग वगैरह कुछ नहीं होता, वो खटिया होता है। तो खटिया में ऐसा क्या बात होती है, खटिया में क्या होता है, वो एयर पास होता है नीचे से, वो जो बैक पोर्शन हमारा पसीना से भीगता नहीं है वो, ठीक है। तो इसी कारण क्या है ना, हमारा ये समझ में आया कारण कि क्या कारण है कि ऐसा हमारा कल्चर तय करता है। तो ये हमारा समझ में आ रहा है कि ड्रेसिंग सेंस हमारा कौन तय करेगा, हमारा भूगोल तय करेगा। आप कभी देखे होंगे दिल्ली की तरफ या कोई बड़े बड़े शहरों में क्या होती है, जो दिल्ली की तरफ क्या होता है, आसानी से लोग टाइट फिटिंग जींस पहन लेते हैं, या फिर ईस्ट की तरफ भी पहन लेंगे, लेकिन साउथ इंडिया के लोग कभी टाइट फिटिंग जींस नहीं पहनेंगे, क्योंकि गर्मी है, चिपचिपा गर्मी है, और गर्मी के साथ क्या ना ह्यूमिडिटी, वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो उतना चिपचिपा वहां टाइट फिटिंग पहनना क्या होगा, मुश्किल होगा, इसीलिए वो पहनते नहीं है। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली में क्या है, आप वो जो मौसम है वहां पे, वो क्या ड्राई है, वहां का ड्राई मौसम है, ठीक है ना। गर्मी तो है लेकिन वहां पे मौसम जो एयर है वो ड्राई है, तो आपको दिक्कत नहीं होती है। ईस्टर्न पार्ट में भी वही हाल है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आएगा पूरा चीज कि क्यों ऐसा चीज, सारे व्यवहार क्या है ना, आपके व्यवहार जो होता है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल व्यवहार आपके भूगोल तय करता है। आप एक बार समझ लो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये कपड़े का क्या हो गया हमारा, इस तरह से। फिर तीसरा क्या होगा हमारा, हैबिटेट। तो जो घर होता है वो भी हमारा तय कौन करता है, घर का स्ट्रक्चर क्या होता है, घर का स्ट्रक्चर होगा, घर का मटेरियल होगा, घर का डिजाइन होगा, पूरा तय कौन करेगा, हमारा लिथोस्फीयर करेगा। कैसे? जैसे हमारा यहाँ पे आप देखते होंगे ना, पहाड़ों में घर कैसा होता है, ऐसा होता है, स्लोप वाला होता है, ठीक है ना, ऐसे होता है। क्यों? ताकि बर्फ आसानी से नीचे गिर जाए, बर्फ छत के ऊपर उसका वजन ना पड़े बर्फ का, इसलिए क्या होता है हमारा वहां का घर डिजाइनिंग ऐसे होता है। पेड़ पौधे भी वहां ऐसे ही होते हैं, सारे पेड़, आप जितने सारे पेड़ देखेंगे ना, सारे कॉनिकल होंगे। कारण क्या है, ये वाला कुछ तो माउंटेन का डिजाइन क्या होगा, हैबिटेट अलग होगा। जहाँ पहाड़ होगा वहां पे घर क्या होगा, लकड़ी के होंगे, ठीक है ना। भूकंप वाले क्षेत्र में होंगे टेम्पोररी घर होंगे, लकड़ी वाले घर होंगे, सारे क्या लॉजिकल है, आपको समझ में आ जाएगा। जहाँ पठारी क्षेत्र होगा, प्लेट्यू रीजन होगा, वहां पत्थर ज्यादा होंगे, तो घर किसके बनेंगे, पत्थर क्या। आपको कभी भी जो ये मान लीजिए यूपी मान लीजिए, यूपी और पंजाब हरियाणा, इधर कभी आपको ये सारे पूरे मिट्टी वाला बेल्ट है, नदी वाला क्षेत्र, प्लेन इलाका है, तो इसमें मिट्टी ज्यादा पाया जाता है, तभी ईंट के घर मिलेंगे, वहां पत्थर के घर कभी मिलेंगे ही नहीं, बहुत ही कम रेयर आपको मिलेगा। आपको पत्थर है नहीं तो वहां मिलेगा ही नहीं, वहां क्या होगा, ईंट का मिलेगा। लेकिन झारखंड आ जाइए या फिर साउथ इंडिया आ जाइए, इधर क्या आपको पूरा मिलेगा पत्थर के घर। क्यों? क्योंकि अब पत्थर ज्यादा है। आपको कारण समझ में आएगा कैसा होगा घर। वही डेजर्ट हो जाएगा, डेजर्ट में आपको कैसा मिलेगा, डेजर्ट में दीवारें क्या होता है, मोटी मोटी, आपने देखा होगा बॉर्डर पिक्चर में दीवारें, राजस्थान को जो घरों की दीवार क्या होती है, मोटी मोटी होती है। कारण क्यों है, क्योंकि गर्मी क्या होता है, पास ना हो, इसलिए वहां मोटी मोटी दीवार होता है। तो आपका भूगोल क्या होता है, आपको तय कर रहा है कि नहीं। आपको धूम 2 देखे होंगे ना, धूम 2 में क्या दिखाया गया, बिपाशा बासु का जो बालकनी है,
ठीक है ना, आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। बिपाशा बसु का जो बालकनी है बीच वाला, तो जो बालकनी किधर बनाया गया, बीच की तरफ बनाया गया है, समुद्री बीच की तरफ। कारण क्या है, क्योंकि उधर से ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। तो आपका जो वेंटिलेशन होगा ना, खिड़की किधर कौन डिसाइड करेगा, आपका भूगोल तय करेगा। जिधर सीधा आपका हवा आ रही है उधर क्या होगा, आपको खिड़की रखा है जनरली, आप सारे चीज आपको देखना पड़ेगा। तो जिधर से इधर से हवा आ रही है इधर खिड़की है, अब वेंटिलेटर किधर होगा, इधर होगा, जस्ट वही, ताकि गर्म हवा बाहर निकल जाए। पूरा आपका भूगोल, जो घर का वास्तुशास्त्र होता है वो आपका भूगोल तय करता है। बस आपको ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, दीवार की कितनी मोटाई होगी, आप किस आधार पे होगा, वो सारा तय करेगा। दीवार का छप्पर कैसे बनेगा, ईंट का बनेगा या फिर कंक्रीट का बनेगा, वो सारे तय करेगा आपका उस जगह भूगोल के आधार पे। समझ में आ रहा है आपका, हैबिटेट किस जो आवास होता है हमारा भूगोल पूरा तय करता है कैसे क्या होगा। जापान, जैसे जापान में बहुत सारे टेम्पोररी घर बनाए थे, क्यों, क्योंकि भूकंप आता है हर बार, तो यदि नष्ट भी हो जाए तो कोई दिक्कत ना हो उनकी, इसलिए उनको घर बनाया था ऐसा। ये हमारा हैबिटेट। तीसरा क्या, चौथा क्या हो गया हमारा, रिलीजन। तो रिलीजन भी हमारा क्या होता है ना, हमारा तय करता है कौन, भूगोल से तय करता है। जैसे आपने देखा होगा कि मुस्लिम धर्म का जो फेवरेट कलर होता है ग्रीन होता है। ऐसा क्यों है आपको पता है? क्योंकि मुस्लिम धर्म का जो जन्म हुआ, मुस्लिम धर्म का जन्म स्थल है वो हमारा मक्का मदीना है। मक्का मदीना क्या है, पूरी तरीके से क्या, वो डेजर्ट है। और वहां पे आपको मैंने बताया अभी कि वहां पे एक भी नदी नहीं बहती है। तो सोचिए वहां का धर्म, इसे देखिए, जब वहां पे नदी नहीं होगी, डेजर्ट है, तो वहां पे पेड़ पौधों का क्या होगा, अभाव होगा। जब पेड़ पौधों का अभाव होगा तो वहां पे ग्रीन कलर लोगों को दिखना क्या है, उनके लिए वो बहुत इम्पॉसिबल होता है। तो इसलिए क्या है ना, अब अचानक यदि कहीं रेगिस्तान में एक यदि पेड़ दिख जाए तो उनके लिए क्या होता है, वो जो हरा कलर क्या होता है उनके लिए, उनको बहुत ही देखना उनके लिए क्या है, अच्छा लगेगा उनको। तो इसलिए क्या हो गया, उनका जो ग्रीन कलर क्या, उनका फेवरेट हो गया, ठीक है ना। लेकिन जो इंडिया वाले क्षेत्र में है, इंडिया में क्या है, यहाँ पेड़ पौधे कोई कमी नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ खेती बाड़ी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता है। तो यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, खेती बाड़ी ज्यादा होती है, गाजर, तरबूज, ये सारी चीजें हमारा पाया था। इसलिए यहाँ का जो सनातन धर्म का हमारा क्या हो गया, भगवा कलर हो गया। आपको कारण रीजन समझ में आएगा। इसी तरह से आप देखिए मक्का मदीना में क्या होता है, वहां का जो डेजर्ट होने के कारण क्या होता है, वहां बादल क्या होता है ना, बहुत ही कम बनते हैं। बादल कम बनेगा तो क्या होता है, आसमान क्या होगा ना, रात को साफ दिखाई मिलेगा। लेकिन भारत वाले क्षेत्र में क्या होगा, यहाँ पे बादल ज्यादा बनते हैं तो आसमान रात को साफ दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए जो हमारा जो सऊदी अरबिया में चंदा मामा को हम आसानी से देख सकते हैं, लेकिन हमारा चंदा मामा को देख सकते हैं। इसलिए बताओ, लोग अलग अलग तरह की कल्पनाएं करते हैं, इसलिए उनका फेवरेट क्या हो गया, चंदा मामा हो गया, चांद हो गया। जबकि हिंदू धर्म में क्या हो गया, हमारा हिंदू धर्म का ओरिजिन कहाँ है, गंगा जमुना दोआब पे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग रात को दिखाई नहीं मिलते चंदा मामा। दिन को क्या होता है, दिन में भी क्या बादल बनते हैं, तो बादल बनने के बाद क्या होता है ना, जो बादल बनने के बाद क्या होता है, सूर्य की रोशनी उतना मतलब ज्यादा हमारे ऊपर पड़ती नहीं है। इसलिए हम आसानी से बहुत देर तक खुले मैदानों में हम लोग खुले मैदानों में या फिर बाहर हम लोग रह सकते हैं। तो इसलिए हमारा फेवरेट क्या हो गया, हमारा जो सनातन धर्म का क्या हो गया, हमारा एक तरह से सूरज हो गया। ये सूरज की हम लोग हिंदू धर्म में या फिर सनातन धर्म में पूजा करते हैं। तो ये हमारा पाठ हो गया। अब हमारा ये धर्म का संबंध, इसी तरह से और भी चीजें है, जैसे किसी कहीं जगह क्या है, दिया बहान, नदी में दिया बहाने की परंपरा है। ये कहाँ पे होगी, जहाँ नदी होगी। सब कुछ संबंध क्या है ना, धर्म क्या है ना, भूगोल तय करता है। तो ये हमारा रिलीजन का संबंध हो गया, ठीक है। ऐसे ही कोई धर्म क्या होगा, वेज होगा या नॉन वेज होगा, ये भी आपका तय करता है, आपका भूगोल तय करता है। जैसे प्लेट्यू वाला रीजन होता है और प्लेन वाला इलाका, दोनों में अंतर होता है। प्लेन वाले इलाके में खेती बाड़ी ज्यादा होती है, तो वहां पे क्या होती है, खाने पीने की कमी नहीं होती है, उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, न्यूट्रिएंट्स की कोई कमी नहीं होती है, तो उनको नॉन वेज खाने की आवश्यकता नहीं होती है उतना। लेकिन जो प्लेट्यू वाला रीजन है, जैसे झारखंड वगैरह में, झारखंड, उड़ीसा, ऐसे क्षेत्रों में क्या होती है, यहाँ पे पठारी क्षेत्र है, खेती बाड़ी कम होती है, तो यहाँ पे क्या न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। इसलिए लोग क्या शिकार करते हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स को पूरा करते हैं। लेकिन ये चीज पंजाब हरियाणा इधर वाले इलाके में क्या होता है ना, वहाँ पे बहुत सारे लोग शाकाहारी मिल जाएंगे आपको। कारण क्या है, भूगोल पे तय करता है। तो ये आपका धर्म कौन तय करता है, आपका भूगोल करता है। जैसे कैसे हो गया, एक और एग्जाम्पल, ईस्ट वाले इधर में क्या होता है ना, इधर पथरीला जमीन है, इसलिए क्या इधर पथरीला जमीन में क्या सांप जनरली पाए जाते हैं, इसलिए इधर माँ मनसा की पूजा किया जाता है। आपको मनसा देवी मिलेगी, जहां जहां पथरीला होता है वहां सांप मिलेगा, तो उस वाले इलाके में क्या होता है, मनसा पूजा किया जाता है। बाकी इधर कोई कंट्री में नहीं है ऐसा। तो कारण आपको भूगोल का रोल समझ में आएगा, भूगोल आपके कल्चर को कैसे तय करता है। तो ये चीजें हो गया। अब इसके बाद हो गया हमारा जो लिथोस्फीयर है, हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी तय करता है। जैसे जहां पे प्लेन ज्यादा होगा वहां पे मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होगा, एग्रीकल्चर होगा। जहां पे प्लेट्यू होगा, पठारी क्षेत्र होगा, वहां पे क्या होगा, वहां पे हमारा जो खनिज होगा, वहां पे
ठीक है ना। और खनिज होगा तो खनिज से रिलेटेड क्या होगा, इंडस्ट्री होगा। जहाँ प्लेन होगा वहां पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्री होगा, ठीक है ना। और जहाँ प्लेन होगा वहां पे ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा, यहाँ पे 4-4 लेन, 6-6 लेन, 8-8 लेन हाईवे होगा। तब आपको समझ में आएगा कि गंगा के किनारे ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ना, जीटी रोड हम लोग जिसको बोलते हैं, वो क्या है, गंगा के किनारे किनारे बनाया गया है। क्यों? क्योंकि नदी किनारे क्या होता है, आसपास की जमीन क्या होता है, वो मैदानी इलाका प्लेन होता है। प्लेन होता है तो वहां बनाना क्या होता है, आसान होता है। सिरसा सूरी ने जो ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया था वो आपको कारण समझ में आएगा, ट्रांसपोर्ट होना अच्छा होगा। लेकिन पहाड़ों में क्या होगा, बनाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊंचा इलाका में कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा। डेजर्ट में भी देखिए, डेजर्ट में भी वो इलाका, डेजर्ट में भी क्या अलग अलग होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, टूरिज्म बहुत फेमस होगा, टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत फेमस होगा। तो ये सारे चीजें आपको समझ में आएगा। दूसरी चीज, तीसरा हमारा क्या है, हमारा हो जाएगा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होगा। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में क्या होगा, जैसे माउंटेन में आ गया पहले, जैसे हिमालय माउंटेन क्या है, इंडिया और चाइना के बीच बाउंड्री बनाता है, तो इंडिया और चाइना का क्या होगा, पॉलिटी को डिवाइड करता है। दूसरा क्या होगा, प्लेट्यूज, तिब्बत प्लेट्यू इंडिया चाइना के बीच बनता है बॉर्डर। फिर डेजर्ट, थार डेजर्ट इंडिया और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर बनाता है। तो बताइए पॉलिटिकल जो बॉर्डर है वो भी कौन तय करता है, हमारा फिजिकल एनवायरमेंट करता है, इसमें निर्भर होगा। फिर इसके अलावा अब हमारा आता है हाइड्रोस्फीयर पे। हाइड्रोस्फीयर भी हमारा क्या, सोशल एनवायरमेंट को तय करता है। जैसे जहाँ रिवर ज्यादा होगा वहां पे फूड हैबिट कैसा होगा, वहां पे फूड हैबिट क्या होगा, जैसे रिवर ज्यादा होगा मछली का उत्पादन होगा। जैसे वेस्ट बंगाल में क्या हमारा मच्छी भात बहुत फेमस है, ठीक है। जहाँ सी होगा, ओशन के किनारे होगा, जैसे पूरा साउथ इंडिया वाला नीचे वाला कोस्ट, और तमिलनाडु ले ले, आंध्र प्रदेश ले ले, सारे केरला, इधर क्या हमारा मछली बहुत फेमस है, आपको मिलेगा। आपने एक पिक्चर देखा होगा साला खड़ूस, उसमें दिखाया गया मच्छी, ठीक है ना, बॉक्सर मोहम्मद अली, उस पिक्चर में दिखाया गया कि मच्छी का उत्पादन आप देख सकते हो उस पिक्चर में। कैसे आप जो ओशन होगा वहां पे फूड हैबिट क्या होगा, मछली भात ज्यादा होगा। और इधर वेस्ट बंगाल में तो मछली भात बहुत ही फेमस है, ठीक है। ऐसे जहाँ लेक्स होगा वहां पे मछली बहुत फेमस होगा। तो सारे चीज संबंध क्या है हमारा, एक ही चीज क्या है हमारा, ये स्पेयर से, हाइड्रोस्फीयर से संबंध है। फिर वहां पे जैसे हमारा हाइड्रोस्फीयर बारिश जहां ये वाला होगा। अब इसके बाद हमारा क्या होता है अगला, ये हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। हाइड्रोस्फीयर के आधार पर क्या होता है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को भी डिसाइड करता है। जैसे मान लो जहाँ लेक्स हो गया तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होगा, वहां पे हमारा होता है हाउस बोट। आप देखे होंगे कश्मीर में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, वहां लेक्स ज्यादा है, इसलिए वहां पे क्या होता है, हाउस बोट वहां पे बहुत फेमस है। तो वहां उससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। फिर हमको पता चलेगा सी से लोग अपना बोट चलाएंगे, फिशिंग करेंगे, सारी चीजें वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगा। तो इससे हमारा तय करता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को। फिर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को भी तय करता है। जैसे जहाँ रिवर होगा, रिवर क्या होता है, दो स्टेट के बीच या दो कंट्री के बीच क्या है, बॉर्डर बनता है। जैसे हमारा यमुना रिवर है, हरियाणा और यूपी के बीच बॉर्डर बनता है। करमनासा रिवर है, आप बिहार और यूपी के बीच बॉर्डर बनता है। तो ये भी क्या हुआ, रिवर भी क्या है, दो स्टेट को डिवाइड किया ना, तो ये पॉलिटिकल डिवीजन किया, ये पॉलिटी को डिसाइड कर रहा है हमारा। तो एक चीज समझ में आएगा, डैम लेक सारे इस तरह से हमारा क्या है, पॉलिटी को डिसाइड करता है। तीसरा हमारा कंपोनेंट क्या है, हमारा जो एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हमारा सोशल एनवायरमेंट को कैसे तय करता है। जहां बारिश ज्यादा होगी, क्या खाना पसंद करेंगे आप बारिश के समय, चाय, पकोड़े या फिर क्या मसाले वाले खाने। तो ये जैसे उड़ीसा वाले इलाके में बारिश ज्यादा होती है, वहां पे लोगों का ये सारा फूड हैबिट होगा। जैसे बारिश जहाँ ज्यादा होती है, जहाँ कम होती है, गर्मी वाले क्षेत्र, जहाँ बारिश ज्यादा होती है वहां लोग मसाले वाले बहुत ज्यादा खाएंगे। लेकिन जहाँ गर्मी ज्यादा होती है वहां पे लोग नहीं खाना पाते, पसंद करते हैं ये मसाले वाले खाने। दिल्ली के लोग क्या करते हैं, जो इंदौर का मशहूर पानीपुरी, एमपी का मशहूर पानीपुरी आप सुनते होंगे तो आपको मिलेगा, उसमें क्या था, पानीपुरी में मीठा पानीपुरी खाते हैं। यही चीज आप जाएंगे कहाँ पे, ईस्ट इंडिया में, हम लोग का तरफ, तो ईस्ट इंडिया की तरफ आओगे तो आप क्या पता चलेगा, वहां पे जो पानीपुरी होता है उसमें जो खट्टा और एक तरफ से जो तीखा होता है ना, मिर्च का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। कारण क्या है, यहाँ का ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो यहाँ का आपको पूरा भूगोल समझ में आ जाएगा। तो आपका क्या ना, फूड हैबिट पूरा तय करता है कौन, ये इसके आधार पे, एटमॉस्फेयर के आधार पे। फिर क्लाउड थंडरिंग कहाँ पे ज्यादा होगा, उसका सारा चीज आपको ये सारा तय करेगा एक चीज का। तो ये एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर हमारा सोशल एनवायरमेंट को तय कर रहा है। फिर क्या होगा, एटमॉस्फेयर हमारा इकोनॉमिक एनवायरमेंट तय करता है। बारिश जहाँ ज्यादा होगा, ठीक है ना, वहां पे खेती बाड़ी ज्यादा होगी, ठीक है ना, और खेती बाड़ी होने का अलग अलग टाइप से हमारा अलग अलग प्रकार होगा, ठीक है। फिर हमारा थंडरिंग ज्यादा होगा, वहां पे इंडस्ट्री का अलग अलग सारा चीज क्या है हमारा डिपेंड करेगा इसमें। फिर क्या है हमारा एटमॉस्फेयर का, हमारा पॉलिटिकल का, इन्वायरमेंट का, इस तरह से पूरा एक एक चीज का संबंध क्या है हमारा, एक एक चीज का संबंध हमारा फिजिकल एनवायरमेंट पूरा डिपेंडेंट है किसमें, कल्चरल एनवायरमेंट में। बिना फिजिकल एनवायरमेंट, कल्चरल एनवायरमेंट हम लोग नहीं डिसाइड करते हैं। अब इस तरह से देखिए,
सोशल से क्या बन गया, सोशोलॉजी बन गया, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी हमारा हो गया, ये तीनों चीज। तो ये पूरा पूरा क्या है, हमारा इंटर रिलेशनशिप है। तो कैसे हम लोग इसको एक एक चीज का हम लोग देखेंगे इसको, देखिए आप इसमें। तो ये तो हो गया पूरा हमारा ज्योग्राफी। इसके बिना समझे बिना हमको ज्योग्राफी समझना मुश्किल है, इसको समझे बिना हमको हिस्ट्री समझना मुश्किल है, इसको समझे बिना पॉलिटी इकोनॉमिक्स सारा चीज है। क्योंकि देखिए सोशोलॉजी आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया, पॉलिटी भी आ गया, सारा का सारा चीज है। तो ये तो मेरा जस्ट आज इंट्रोडक्शन था। मैंने बताया कि ज्योग्राफी को कैसे पढ़ना है, अप्रोच क्या होगा। फिर मैं जो अगली क्लास होगी तो मैं उसको पूरा डिटेल से करवाऊंगा। पूरा अगली क्लास में क्या होगी, मैं उसका सिलेबस लिखाऊंगा वर्ल्ड ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का, ठीक है ना। फिर उसका 1 बाय 1 टॉपिक करवा दूंगा उसके, और सारी चीजें हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जो मेरे सब्सक्राइब करें उसका बेल आइकन जो होगी वो दबा दें, ताकि जो नया मेरा वीडियो आएगा वो आपको नोटिफिकेशन उसको प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। तो ताकि आप अपडेट होते रहें, ठीक है। तो आज मैं बस इतना ही रखता हूँ, ठीक है। थैंक यू।